वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए इतिहास विषय के 50 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये हमारी प्रश्न श्रृंखला दूसरी रहने वाली है। इसके पहले हमने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें भी हमने 50 प्रश्न कवर किए हैं, तो आप उसको भी देखिए। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इतिहास विषय के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ये थोड़ा ब नहीं वो है, तो जो बोल्शेविक क्रांति है ये कब हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1935 में, सेकंड ऑप्शन है 1917 में, थर्ड ऑप्शन है 1899 में, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1950 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। कब? 1917 में। और आज की वीडियो में जो लगभग पहले के 10 प्रश्न है शुरू के, वो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री से होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो उसी के अनुसार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले 10 है हमारे वो वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? राइट आंसर रहेगा 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जन्मदाता कौन है? तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सेकंड ऑप्शन है हमारा स्टालिन, थर्ड ऑप्शन है लेनिन, और फोर्थ ऑप्शन है ट्रॉट्स्की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता थे लेनिन, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो जो हमारी अप्रैल थीसिस थी वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, सेकंड ऑप्शन है ट्रॉट्स्की ने, तीसरा ऑप्शन है लेनिन ने, और फोर्थ ऑप्शन है स्टालिन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो अप्रैल थीसिस है ये किसने बनाई थी, किसने तैयार करी थी? तो ये लेनिन ने करी थी। अगला प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 1935 में, सेकंड ऑप्शन है हमारा 1921 में, थर्ड ऑप्शन है 1915 में, और फोर्थ ऑप्शन है 1929 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। तो जो लेनिन ने नई अपनी नीति लागू करी थी, आर्थिक नीति, ये कब करी थी? ये करी थी 1921 में के अंतर्गत। चलिए 1921 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? कौन सेना? लाल सेना, जिसको हम रेड आर्मी भी बोलते हैं। तो इसका गठन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है ट्रॉट्स्की, तीसरा ऑप्शन है केरेस्की, और फोर्थ ऑप्शन है स्टालिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रॉट्स्की। किसने? ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना के खिलाफ लड़ती थी। किसके? जर्मन सेना के खिलाफ लड़ती थी, और ये रूस की एक आर्मी थी लाल सेना, और इसमें मेनली मजदूर और किसान को जोड़कर उन्होंने लाल सेना का गठन किया था, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ा करते थे। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? वो क्या था? ट्रॉट्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेकाले ने, दूसरा ऑप्शन है कर्जन ने, तीसरा ऑप्शन है डलहौजी ने, और फोर्थ है कार्नवालिस ने। तो राइट आंसर हो जाएगा मेकाले ने। किसने? मेकाले ने। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है उसकी शुरुआत करी थी मेकाले ने। किसने? मेकाले ने। और मेकाले ने जब इस नीति को लागू किया था उस समय उन्होंने कहा था कि मेरी अंग्रेजी भाषा से भारत में काले अंग्रेज पैदा होंगे। तो कभी इस प्रकार का प्रश्न में आ जाए तो आपको करेक्ट आंसर लगाना है मेकाले, कि मेरी इस अंग्रेजी भाषा से भारत में काले अंग्रेज पैदा होंगे। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी थी? वो करी थी मेकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, यानी कि किस चीज से उनका संबंध नहीं था राजा राम मोहन राय जी का? तो पहला ऑप्शन देखते हैं सती प्रथा की समाप्ति से, सेकंड ऑप्शन है हमारा विधवा पुनर्विवाह से, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत की शिक्षा से, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत की शिक्षा से। यानी कि कहीं भी इतिहास में राजा राम मोहन राय जी का नाम संस्कृत की शिक्षा से नहीं जुड़ता है। बाकी सती प्रथा की समाप्ति के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, और विधवा पुनर्विवाह के भी लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। तो इसलिए राजा राम मोहन राय का सरोकार किससे नहीं था? संस्कृत की शिक्षा से नहीं था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जनरल उत्तरदायी है? तो आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग कांड हमारा अमृतसर में हुआ था 1919 में बैसाखी के दिन। तो इसके लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो फर्स्ट ऑप्शन है जनरल विलियम बेंटिक, सेकंड ऑप्शन है जनरल माउंटबेटन, थर्ड है हमारा जनरल डायर, और फोर्थ ऑप्शन है जनरल डलहौजी। तो इसका राइट आंसर है जनरल ओ डायर। कौन है? जनरल ओ डायर इसका पूरा नाम था,
और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदारी था। इसने क्या करा था, निहत्थे लोगों के ऊपर उस पार्क को चारों तरफ से घेर कर उसमें गोलियांबारी कर दी थी। तो बहुत सारे लोग तो गोली से मर गए और बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए उसमें कुआं था उसमें कूद गए। इसलिए उस कुएं को आज हम शहीदी कुएं के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शहीदी कुएं के नाम से। तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। और साथियों, कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। और उसमें एक दो कमेंट मिले थे कि क्या इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो हाँ भाई, लेवल सरल ही होता है। अब जीके में क्या होता है, जिसका हमें आंसर याद है, मतलब याद है, उसमें कोई ट्रिक वगैरह तो रहती नहीं है, तो इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये बार बार रिपीट आपके होते हैं। और जो हमने प्रश्न यहाँ पर शामिल किए हैं सभी शिफ्टों से, सिर्फ हम हिस्ट्री का भी निकाल कर आपके लिए दे रहे हैं। तो प्रश्न है कि प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था। तो जो प्रथम मैसूर युद्ध था हमारा, तो पहला ऑप्शन है ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य। दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश और हैदर अली। थर्ड ऑप्शन है ब्रिटिश और मीर जाफर। और फोर्थ है हमारा ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। और साथियों, जो ये मैसूर युद्ध है इनको आंग्ल युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे प्रथम मैसूर आंग्ल युद्ध, 3 युद्ध टोटल, तो दूसरा मैसूर आंग्ल युद्ध। तो जो प्रथम मैसूर युद्ध है ये लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। किसके? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको हम आंग्ल मैसूर युद्ध भी बोलते हैं, तो आप उसमें कभी कंफ्यूज ना हो, ब्रिटिश किसी का आंग्ल लिखा जाए तो वो भी हमारा करेक्ट रहेगा। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर है ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने। दूसरा ऑप्शन है माउंटबेटन ने। थर्ड ऑप्शन है विलियम बेंटिक ने। और फोर्थ है कर्जन ने। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका सही जवाब है विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ या उनके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें राजा राम मोहन राय जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रतिबंध किसने लगाया था? विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न है किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। तो पहले जो आज का म्यांमार या बर्मा देश है वो भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो ये किस वर्ष में भारत से अलग हुआ। तो पहला ऑप्शन है 1950 में। सेकंड ऑप्शन है 1947 में। थर्ड ऑप्शन है 1937 में। और फोर्थ ऑप्शन है 1950 में। तो इसका राइट आंसर है 1937 में। कब? 1937 में जो म्यांमार है वो भारत से अलग हो गया था। तो आप देख सकते हैं अंग्रेजों ने कितने बड़े देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया और म्यांमार ही भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? राइट आंसर है 1937 में। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है? तो वो है नेपिडो या नई पई ताओ। और यहाँ पर अभी क्या चल रहा है? सैन्य शासन चल रहा है म्यांमार के अंदर। यहाँ की एक बहुत ही फेमस जेल है जिसका नाम है रंगून जेल, और वहाँ पर भारत के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को भी जेल में रखा गया था। और जो भारत के अंतिम मुगल शासक थे उनको भी रंगून जेल में ही रखा गया था। तो ये भी आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष में किया था। प्रतिशत का साथियों मतलब है कि किस वर्ष बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया था। तो पहला ऑप्शन हमारा 1911 है या 1909 नहीं है, 1919 नहीं है, 1911 है। चलिए यहाँ भी एक बार मैं लिख देता हूँ 1911। तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन 1911, सेकंड ऑप्शन है 1927 में, थर्ड ऑप्शन है 1938 में और फोर्थ है 1945 में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन पहला 1911 में। कब? 1911 में। तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को 1911 में समाप्त कर दिया था। अच्छा, बंगाल विभाजन लाया कब गया था? तो ये लाया गया था 1905 में। कब? 1905 में कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन लाया गया था और 1911 में हार्डिंग द्वारा इसको खत्म कर दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा 1911। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला है 1917 में, दूसरा है 1919 में, थर्ड ऑप्शन है 1918 में और फोर्थ ऑप्शन है 1935 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। कहां पर? 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसके लिए जिम्मेदार कौन था, उत्तरदायी कौन था? तो वो था जनरल ओ डायर। ये प्रश्न भी हमने देख ही लिया है। अगला प्रश्न है 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। तो 1911 तक साथियों बंगाल जो महाप्रांत था उसके अंतर्गत था। चलिए मैंने आपको आंसर बता दिया। तो 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था। तो करेक्ट आंसर है बंगाल महाप्रांत। किसके? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। बाद में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और बिहार को एक सेपरेट राज्य बना दिया गया था। तो 1911 तक जो बिहार है वो बंगाल महाप्रांत का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, जिसको हम एएमयू बोल देते हैं आज। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मौलाना आज़ाद, सेकंड ऑप्शन है सर सैयद अहमद, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना और फोर्थ है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद। कौन है? जो सर सैयद अहमद थे उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है। तो चोरा चोरी कांड आप सभी को पता होगा, आपने इसके बारे में डिटेल्स पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो बता देता हूँ। तो चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है स्वदेशी आंदोलन और फोर्थ है हमारा जलियांवाला बाग। तो साथियों चोरा चोरी कांड का करेक्ट आंसर है असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग आंदोलन। और इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो अनियंत्रित भीड़ थी उसने एक अंग्रेज थाने में जाकर सभी जो वहाँ पे सिपाही वगैरह थे उन सबको एक जेल के अंदर डाल दिया और फिर उसमें आग लगा दी थी। तो इसलिए चोरा चोरी कांड काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी के कारण, इस घटना के कारण जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया था, यानी कि इसको फिर खत्म कर दिया था। तो चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है? यह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम अलगाववादी आंदोलन, दूसरा है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, तीसरा है होम रूल आंदोलन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है होम रूल आंदोलन। कौन सा? होम रूल आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो लोकप्रिय हुआ था वो हुआ था होम रूल आंदोलन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम सिंध, दूसरा है हमारा हड़प्पा, थर्ड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और फोर्थ है पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा शहर। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके लोग किसमें विश्वास करते थे। तो पहला ऑप्शन है मातृशक्ति में, दूसरा है कर्मकांड में, तीसरा ऑप्शन है आत्मा में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। किसमें? मातृशक्ति की वो पूजा वगैरह करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करेंगे? राइट आंसर रहेगा मातृशक्ति में। अगला प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम वीर, दूसरा है हमारा ऑप्शन श्रेष्ठ या कुलीन, थर्ड है विद्वान और फोर्थ है योद्धा। तो जो आर्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। और आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से, यानी कि सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे। प्रश्न हमने कल के वीडियो में देखा था, तो उसको भी आप जरूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दूंगा, उसको भी आप देखें। तो पार्ट 1 देख के आप पार्ट 2 शुरू करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो पहला ऑप्शन है चावल का, दूसरा है गेहूं का, तीसरा है तंबाकू का और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तंबाकू का। किसका? तंबाकू का। तो साथियों तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यहाँ तक कि तंबाकू हमारे देश में काफ़ी लेट आया है, इसको पुर्तगाली भारत में लेकर आए थे। तो चावल और गेहूं का नॉलेज तो वैदिक सभ्यता के लोगों को था, लेकिन तंबाकू का नॉलेज उनका बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला है उपनिषद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा ऑप्शन है शल्वसूत्र और फोर्थ है शतपथ ब्राह्मण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शुल्वसूत्र। क्या है? शुल्वसूत्र। तो ये वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग हैं और जितने भी ज्यामिति से जुड़े हुए सूत्र वगैरह दिए हैं वो सब शुल्वसूत्र में ही दिए गए हैं। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शुल्वसूत्र। अगला प्रश्न है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, यानी कि कौन सा वेद है जो हमें प्राचीन वैदिक युग के बारे में इंडिकेट करता है, उसकी जानकारी देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद भी है, दूसरा है हमारा सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद हमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना देता है। ऋग्वेद बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम चलेगा तब तक आपके लिए हम हर विषय के ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाते रहेंगे। इसका पार्ट 1 भी आप जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको आप शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है। जो आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है वहाँ पर आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। प्रश्न है हमारा कि वेदों की संख्या कितनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 8। तो साथियों वेदों की संख्या टोटल 4 है। कितनी? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं।
तो वेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वेद के समय लोग हुआ करते थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है कृषि और फोर्थ ऑप्शन हमारा व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि करना और इसी से अपना जीवन यापन करते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय संगीत है उसका आदि ग्रंथ तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है सामवेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है अथर्ववेद और फोर्थ है यजुर्वेद। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ साथियों हम सामवेद को बोलते हैं। किसको? सामवेद को बोलते हैं, क्योंकि संगीत से जुड़ी हुई सभी ऋचाएं सामवेद में हमें दी गई हैं। तो यह भारतीय संगीत का क्या है? आदि ग्रंथ है, सामवेद। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे या कौन है प्रथम विधि निर्माता? पहला ऑप्शन है सेल्यूकस, दूसरा ऑप्शन है चाणक्य, तीसरा ऑप्शन है मनु और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है मनु। कौन है? मनु स्मृति इनकी बहुत फेमस किताब है। तो प्रथम विधि निर्माता कौन थे? विधि यानी कि नियम या कानून। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? वो हो जाएंगे मनु। बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो पहला है हमारा गीत गोविंद, दूसरा है महाभारत, तीसरा है श्रीमद् भागवत गीता और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता। क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। तो यह कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? यानी जो ऋग्वेद कालीन लोग थे उनकी संपत्ति का प्रमुख रूप क्या हुआ करता था? तो पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा ऑप्शन है गोधन, तीसरा ऑप्शन है गोधन और भूमि, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोधन। यानी जो ऋग्वेद के लोग थे उनके लिए मुख्य संपत्ति क्या थी? प्रॉपर्टी, तो वो थी गाय माता। यानी कि उनके लिए गोधन बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये उनका जो संपत्ति का प्रमुख रूप था गोधन। बिल्कुल। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है 20, दूसरा है 16, तीसरा है 18 और फोर्थ है 11। तो पुराणों की संख्या हो जाएगी साथियों 18। कितनी? 18 हो जाएगी। पुराणों की संख्या टोटल 18 है। वेद कितने हैं हमारे पास? 4 और पुराण कितने हैं? 18। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? तो पहला ऑप्शन है पशुपति की, दूसरा है प्रकृति की, तीसरा ऑप्शन है माता की और फोर्थ है त्रिमूर्ति की। तो जो वैदिक धर्म के लोग थे साथियों उनकी वो मुख्य उपासना करते थे प्रकृति की। किसकी? प्रकृति की उपासना करते थे वैदिक धर्म के लोग। ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कौन से देवता थे जिनको ऋग्वेद में पुरंदर कह के संबोधित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है वरुण देवता, दूसरा ऑप्शन है इंद्र देवता, तीसरा ऑप्शन है राम और फोर्थ ऑप्शन है कृष्ण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र। क्या है? इंद्र। तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी इंद्र को पुरंदर बोलकर भी संबोधित ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो पहला है गणित से, दूसरा है ज्यामिति संस्कृत से, तीसरा है ज्योतिष से और फोर्थ है ज्यामिति से। तो साथियों शुल्व सूत्र है ये ज्यामिति से जुड़े हुए हैं। किससे? जो वैदिक गणित की मुख्य किताब है, एक बहुत प्रमुख किताब है शुल्व सूत्र भी, और इसमें अधिकतर ज्यामिति को लेकर सूत्र दिए गए हैं। तो शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित हो जाएगी? राइट आंसर रहेगा ज्यामिति से। अगला प्रश्न है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। लाइन पूरी करता हूँ। क्या है? अस्तो माँ सदगमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो पहला है अथर्ववेद से, दूसरा है यजुर्वेद से, तीसरा है ऋग्वेद से और फोर्थ है हमारा उपनिषद से। तो अस्तो माँ सदगमय लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से इस लाइन को लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा है 1/6 और फोर्थ है 1/5। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। कितनी है? 1/6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जानते थे? ये जो निष्क नाम है उसके नाम से हम किसको जानते थे? इस प्रकार प्रश्न है। तो पहला है तांबे को, दूसरा है स्वर्ण आभूषण को, तीसरा है चांदी को और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत में निष्क को बोला जाता था स्वर्ण के आभूषण को। यानी जो सोने के आभूषण होते थे उनको उस समय बोला जाता था निष्क। क्या बोला जाता था? निष्क। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, और ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो योग दर्शक के प्रतिपादक कौन है, तो पहला ऑप्शन है गौतम, दूसरा है चाणक्य, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा विदुर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पतंजलि। तो इसका राइट आंसर भी पतंजलि है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो योग दर्शक के प्रतिपादक कौन है, वो है महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है जो उपनिषद है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित होती हैं, तो पहला है दर्शन से, दूसरा है धर्म से, तीसरा ऑप्शन है योग से, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दर्शन से। किससे, दर्शन से। तो उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है, ये दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन एक बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है यमुना नदी, और फोर्थ है सरस्वती नदी। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जिस नदी का वर्णन किया गया है वो है सिंधु नदी। कौन सी, सिंधु नदी, जो कि तिब्बत से निकलकर भारत बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। यानी कि यहाँ पर गंगा और यमुना को भी इतना महत्व नहीं दिया जितना सिंधु नदी को महत्व दिया गया है। और इस नदी के किनारे एक पूरी सभ्यता फली फूली जिसका नाम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस नदी का आप उस समय महत्व देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। क्या है प्रश्न कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो पहला ऑप्शन है मीमांसा से, दूसरा है वेदांत से, तीसरा है न्याय से, और फोर्थ है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है मीमांसा से। किससे, मीमांसा से। तो जो कर्म का सिद्धांत है किससे संबंधित है, वो मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो पहला है गणतंत्र, दूसरा है प्रजातंत्र, तीसरा है राजा शासन, और फोर्थ है वंशानुगत राजतंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है गणतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी। जैसे कि आज हम होते हैं अपना राजा खुद स्वयं चुन सकते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री चुनाव होता है, तो ठीक उसी प्रकार की शासन प्रणाली वैदिक युग में हुआ करती थी, यानी कि डेमोक्रेसी वहाँ पर भी थी और आज यहाँ पर भी है। तो वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी हो जाएगी, डेमोक्रेसी या गणतंत्र बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। क्या है प्रश्न कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, और फोर्थ है यजुर्वेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, यानी कि कौन सा वेद है जो कि आधा गद्य में और आधा पद्य में रूप में रचित किया गया है, यानी कि दोनों ही प्रकार की लेखनी यहाँ पर है, गद्य भी है और पद्य भी है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद, और फोर्थ है यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर साथियों यजुर्वेद। जो हमारा यजुर्वेद है ये दोनों शैलियों में लिखा गया है, यानी गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे कि कल के पार्ट में हमारे मुगल काल से जुड़े हुए प्रश्न आते थे, ऐसे ही आज जो हमारी वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वेद है, उससे ज़्यादा प्रश्न लिए गए हैं, क्योंकि डेली जो आपके 10-15 शिफ्ट में से एग्जाम होता है उसमें से हम डेली 1 2 4 प्रश्न हर शिफ्ट से उठाते हैं। इससे आपके 50 प्रश्न तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो पहला ऑप्शन है पाराशर स्मृति, दूसरा है मनु स्मृति, तीसरा है नारद स्मृति, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मनु स्मृति। क्या हो जाएगा, मनु स्मृति। तो ये सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनु स्मृति। और प्रथम विधि पुरुष भी हम मनु को ही बोलते हैं, यानी कि प्रथम विधि निर्माता भी कौन थे, वो भी मनु ही थे। अभी हमने आगे अच्छे से प्रश्न में देखा है ये। अब अगला प्रश्न है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, किसकी आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, तो पहला ऑप्शन है महाभारत, दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा है रामायण, और फोर्थ है गीत गोविंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामायण को। किसको, रामायण को। तो आदि काव्य की संज्ञा दी गई है रामायण को। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र पहला ऑप्शन देखते हैं हम परीक्षित ने, दूसरा है विश्वामित्र जी ने, तीसरा है वशिष्ठ जी ने, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो गायत्री मंत्र की रचना करी है महर्षि विश्वामित्र जी ने। किन्होंने, विश्वामित्र जी ने। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये हमारा जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने करी है, विश्वामित्र ने करी है। और जो हमारा गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के अंदर दिया गया है, किसमें, ऋग्वेद में इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि कौन सी वस्तु या कौन सी उपज है वो जिसका उत्पादन वो सर्वाधिक क्या करते थे,
तो पहला है कपास का, दूसरा है जौ का, तीसरा है चावल का और फोर्थ है गेहूं का। तो इसका राइट आंसर है कपास का। किसका? कपास का। तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो जो हमारी सिंधु वैली सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका कौन सा स्थान भारत में है? तो पहला है लोथल, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदड़ो और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। क्या है? लोथल। और एक प्रमुख बंदरगाह भी उस समय हुआ करता था लोथल, और इस सिंधु घाटी का एक मुख्य स्थान है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पहला है ग्राम भोजक, दूसरा है ग्रामपति, तीसरा है मुखिया और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है साथियों ग्राम भोजक। क्या है? ग्राम भोजक। जो पाली ग्रंथ है उसमें गांव के मुखिया को, जैसे आज हम सरपंच बोलते हैं आज के समय में, लेकिन उस समय उसको क्या बोलते थे? ग्राम भोजक बोला जाता था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आशा करता हूँ कि वीडियो आपने पूरा देखा होगा और सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे। अब आपको इतने नंबर आए आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई सुझाव वगैरह हो तो वो भी आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने वीडियो के साथ, अपने ये वीडियो जो हमारा है, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। आपने पहले पार्ट को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, सेम तरह का प्यार इस वीडियो को भी आप ज़रूर दें। साथ ही आपको किस टॉपिक पर प्रश्न चाहिए प्रिय सर, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो उस टॉपिक पर भी हम क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, राम राम।